बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है आज हमने। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल क्या होता है। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम दो मेन सोर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इक्विटी। और डेट और इक्विटी दो सोर्स हैं। अब हमने जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई भी हमें नया प्रोजेक्ट आता है, कोई पैसा चाहिए, तो वो पैसा हम कहाँ से हमने करते हैं कि वो पैसा कहाँ से ले सकते हैं? या तो वो पैसा हम डेट से ले सकते हैं या वो पैसा इक्विटी से ले सकते हैं। इक्विटी क्या होती है? वो पैसा जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना है। और डेट वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके ऊपर प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको एक फिक्स अमाउंट से इंटरेस्ट पे करना है। अब अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपने क्या करना होता है? उसके लिए जो जो पैसा चाहिए वो कहाँ कहाँ से आ सकता है? या तो वो पैसा आपको डेट से मिल सकता है या वो पैसा आपके पास इक्विटी। और हम क्या करते हैं? उसका मिक्सचर बनाते हैं। कुछ पैसा हम डेट से ले लेते हैं और कुछ पैसा जो है हम इक्विटी से ले लेते हैं। अब हाउ मच, कितना पैसा हमने कहाँ से लेना है, ये क्वेश्चन रहता है। कितना पैसा हमने कहाँ से, डेट से कितना पैसा लेना है और इक्विटी से कितना पैसा लेना है, ये कंफर्म है कि हमने मिक्सचर बनाना होता है। कुछ पैसा हम डेट से लेते हैं, कुछ पैसा हम इक्विटी से। तो यही जो हाउ मच का आंसर है वो इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कि हमने अपने कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या रखना है, कितने परसेंट हमने डेट से पैसा लेना है और कितने परसेंट हमने इक्विटी से पैसा लेना है, वही बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं सबसे पहले। तो टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं, वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के तीन आगे मेथड्स हैं, वैल्यू ऑफ फर्म अप्रोच, EBIT EPS अप्रोच एंड एस्टिमेटिंग वैल्यू अप्रोच। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि टाइप ऑफ कैपिटल हमारे पास जो होते हैं वो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर टाइप ऑफ कैपिटल आते हैं। उनमें सबसे पहले करंट लायबिलिटीज है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास डेट कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म डेट होते हैं और इक्विटी के अंदर प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर्स होते हैं। और ये टोटल कैपिटल होता है या कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ये है कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस थ्योरी, फर्म टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दैट विल मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। कि हमने ऊपर जो बात की कि हमें जब पैसा चाहिए होता है तो हम मिक्सचर बनाते हैं, डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है जो। अब वो मिक्सचर जो है, देखें दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है। डेट के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, इक्विटी के ऊपर हमने डिविडेंड पे करना होता है, डिविडेंड। नो डाउट कि इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को याद रखें तो डेट जो था हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली चीपर अमाउंट का होता है और इक्विटी जो होती है वो कॉस्टली अमाउंट की होती है। बट यहाँ पर हमें प्रॉफिट शेयर करना, अगर होगा तो शेयर करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट हो या ना हो हमें इंटरेस्ट शेयर करना है। तो इसलिए हम मिक्सचर बनाते हैं। तो कौन सा मिक्सचर चाहिए हमें, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स कहते हैं? वो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिस पे कॉस्ट आपकी क्या है, मिनिमाइज है। उसके बाद क्या कहता है अनफॉर्चुनेटली थ्योरी कैन नॉट येट प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजर्स विद द स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी to help them determine what their firm optimal capital structure might be। उसके लिए हम different technique use करते हैं। Theoretically, however, firm optimal capital structure will just balance the benefit of debt financing against its cost। कि हम debt की cost को compare करते हैं उससे आने वाले benefit से, और फिर वहाँ से देखते हैं हमें कितना debt generate करना है, कितना debt हमने mix करना है। उसके बाद कहता है मेजोरिटी बेनिफिट्स ऑफ द डेट फाइनेंसिंग इज टैक्स शील्ड। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आता है? टैक्स शील्ड का आता है। टैक्स शील्ड का बेनिफिट क्या है ये देखें। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें तो हम सेल में से जब हम अपनी कॉस्ट लेस करते हैं तो आपके पास EBIT आ जाता है। EBIT में से हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास EBT आएगा, और इसमें से फिर हम क्या करते हैं? अपना टैक्स लेस करते हैं तो EAT आता है। तो यहाँ पर देखें कैलकुलेशन में क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट आना है आपके पास
और इस EAT के ऊपर EBT के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। इट्स मीन कि डेट के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया वो एडजस्ट हो गया, और उसको हम टैक्स शील्ड कहते हैं कि जब टैक्स आपके इंटरेस्ट की वजह से आपकी टैक्स की अमाउंट, या आप ये कह लें इंटरेस्ट की वजह से आपकी टैक्सेबल जो इनकम होती है वो आपकी लो हो जाती है, ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर और पढ़ लेते हैं। कहते हैं allow companies to deduct interest payment when computing taxable income, lower the amount of corporate tax. कम पे करना पड़ता है। दिस इज द टर्न इंक्रीज फर्म कैश फ्लो एंड मेक मोर कैश अवेलेबल टू इन्वेस्टर एंड इन इन असेंस द गवर्नमेंट इज सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ डेट समटाइम। जिस तरह हमारे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए उन्होंने कहा 5% डेट होगा, लोन दे दिया, 5% लोन परसेंट के ऊपर डेट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट टू इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एज कम्पेयर टू डेट ज़्यादा कॉस्टली होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कहता है बैंकरप्ट के लिए probability of the bankrupt, कहते हैं probability that debt obligation will lead to the bankrupt depend on the level of the company's business risk and financial risk. नो डाउट अभी हमने पढ़ा कि डेट अगर हम लेते हैं तो उसका बेनिफिट है कि आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, आपको सस्ता मिल जाता है, बट उसकी साइड पे आपको बैंकरप्सी है। बैंकरप्सी से मुराद क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस जो लोन लिया उसके ऊपर रिटर्न ना पे कर सके। अब देखें प्रॉफिट हो या ना हो, अगर आपने डेट जनरेट किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो सकता है। बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं, इज द रिस्क ऑफ द फर्म ऑफ बीइंग अनेबल टू कवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है अगर बिजनेस वो पूरा नहीं कर रहा तो उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आ सकती है एंड अदर वन इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही जाती है, फिक्स कॉस्ट आपका बिजनेस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद बिजनेस इज आल्सो अफेक्ट बाय द रेवेन्यू एंड कॉस्ट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, द मिक्स बिटवीन डेट एंड वर्सेस इक्विटी डायरेक्टली इम्पैक्ट फिनेंशियल लीवरेज पे। उसकी रीज़न है कि हमारे पास देखें, हमने यहाँ पर जिस तरह ऊपर बात की कि हमारे पास एक डेट होगा, ठीक है, उसके बाद प्रेफर्ड शेयर्स होंगे, कॉमन शेयर्स होंगे। इनमें से ये दो जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आपको फिक्स रेट से रिटर्न पे करना है। अब फिक्स रेट से रिटर्न करना है तो आपके बिजनेस में EBIT इतना जनरेट कर रहा है बिजनेस के वो फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर ले, तो उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज मीन द एक्सटेंट टू विच द फर्म एम्प्लॉयज फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग sources such as debt and preferred stock. The greater the firm financial leverage, the greater will be its financial risk. The risk of the being unable to meet its fixed interest and preferred stock dividend. तो उसके लिए हम बिजनेस रिस्क के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क एग्जाम्पल 13.7 है, 17 है गिटमैन की बुक के अंदर। कोक कंपनी अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर इज प्रिपेयरिंग टू मेक अ कैपिटल structure decision. Capital structure decision. It has obtained estimates of the sales and associated level of earning before interest and tax. EBIT दे दिया for its forthcoming period. कहता there is 25% chance then the sale will total 400,000. 50% चांस है कि 600,000 एंड 25% चांस है कि उसके पास 80,000। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 200,000 एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 50% ऑफ सेल है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट सी बना ली। हमने ऊपर क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल ले लिया, वो हमारे पास थी 25%, 50%, 25। सेल रेवेन्यू उसने दिया हुआ है तीनों का, ठीक है, तो हम सेल रेवेन्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। सेल रेवेन्यू कौन कौन सा दिया है, 25% पे, 50% पे और 25% पे। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम वैल्यूज को 3 में राउंड ऑफ कर लें तो सेल रेवेन्यू आ गया हमारे पास $400, $600 एंड $800। उसके बाद फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो वो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखते हैं कितनी मेंशन थी। वो उसने मेंशन की थी 200। तो 200,000 है, 3 0 राउंड ऑफ की, तो 200, 200 एंड
200। उसके वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 50% ऑफ सेल, तो यहाँ पर सेल थी 400 तो उसका 50% लेंगे तो ये बना 200। यहाँ पर था 600 उसका 50% लेंगे तो ये बनेगा 300। यहाँ था 800 उसका 50% लेंगे तो ये बनेगा 400। तो इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर 400 में 400 गया तो 0 EBIT आ गया। 3 एंड 2 500, 600 में से 500 गया तो यहाँ पर $100 आपके पास आ गई। 4 एंड 2 600 और 800 से लेस किया तो यहाँ पर आ गई $200। तो ये आपके पास EBIT आ गई। अब ये EBIT क्या बता रहा है कि अगर आपके पास ये डेटा क्या बता रहा है कि अगर आपके पास 400 यूनिट हुए, $400 रेवेन्यू जनरेट किया तो आप बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पॉइंट पे, जिसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, वहां पर पहुंचेंगे। आप बड़ी मुश्किल से आपकी फिक्स कॉस्ट कवर होगी। बट अगर आप $600 रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं तो आपको $100 फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद 100,000 प्रॉफिट आ जाएगा, EBIT आ जाएगा। और अगर आप 800,000 रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो प्रॉफिट आपका 200,000। इट्स मीन कि अगर आप 400,000 से बिलो पे जाते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो आपका बिजनेस फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकेगा, बिजनेस रिस्क के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रोबेबिलिटी टोटल रिस्क की। टोटल रिस्क क्या होता है? टोटल रिस्क हम कहते हैं जिसके अंदर total risk of the firm business is financial risk combined determines its probability of the bankrupt। ठीक है, the financial risk its relationship of the business risk and their combined impact। कि financial risk का अपना impact है, business risk का अपना impact है, बट जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनका अपना एक impact भी, एक combined impact भी पड़ता है। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, कैपिटल वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये वेरिएंस कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस कैपिटल के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि डेट एंड इक्विटी की रेशियो रखने से हमारे प्रॉफिट के ऊपर, EBIT के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये एग्जांपल नंबर 13.18 है। यहाँ पर उसने हमें कॉमन स्टॉक दे दिया 500,000, टोटल कैपिटल दे दिया 500। अब कहते हैं the firm is considered following 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60% 7 alternative capital structure। assume करना है फर्स्ट क्या है, पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है the firm has no current liabilities। 2, its capital structure currently contain all equity as show। and 3, total amount of capital remain constant at 500,000। अब वो कहता है the mix of debt and equity associated with the 7 debt ratio and also show in the table in the number of share common stock outstanding under each alternative। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर टोटल कैपिटल हमारे पास 500,000 है, उसमें से अगर 0 डेट होगा तो वो तो यही डेटा बनेगा। अगर 10% होगा तो इट्स मीन इसमें से 10% डेट होगा, बाकी इक्विटी होगा और इसी तरह सो ऑन। तो हमें एक तो टेबल बनाना है कि इस रेशियो, अगर ये रेशियोज यूज़ की जाएँ तो डेट एंड इक्विटी कितना कितना होगा और फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे। ये हमारे पास टेबल आ गया। उसमें सबसे पहले डेट रेशियो है, फिर टोटल एसेट्स है, डेट उसमें कितना होगा, इक्विटी कितना होगा और लास्ट में हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में उसने बताया हुआ है कुछ हमें, कि टोटल वैल्यू दी, नंबर ऑफ शेयर दिए हमें $20 पर शेयर और 25,000 इस टाइम शेयर है, मल्टीप्लाई करके 500,000 बना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो डेट रेशो 0% पे लेंगे। अगर 0% डेट रेशो होगी, टोटल एसेट हमारे पास थे 500,000, 30 हम यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब उसमें उसने कहा 0% डेट है तो ये 0 होगा, ये 500 होगा। और अगर ये 500,000 होगा और एक शेयर 20% का, $20 का है, तो 500 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यहाँ पर शेयर वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आ गए 25,000 जो है 25,000 जो हो गया आपके पास नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आ गए। अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू 10% डेट की, कि अगर हमारे पास डेट की रेशियो 10% है तो टोटल एसेट तो हमारे 500 है।
अब इस 500 में से 10% डेट है तो ये 50,000 आ गया, और रिमेनिंग जो होंगे फिर वो 450 जो है वो आपके पास इक्विटी होगी। अब 450 इक्विटी है और 450 को हम डिवाइड करेंगे $20 पर शेयर पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड 22.50 जो है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब हमने करना है 20% पे। 20% पे कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एसेट तो 500 है, इसमें से 20% जो है आपका डेट है तो 100,000 इधर आ गया, इधर रिमेनिंग आपके पास रह गए 400,000। इस 400 को अब 20 पे डिवाइड करेंगे, तो जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ गए 20,000। उसके बाद हमारे पास थर्ड था 30%। 30% के ऊपर टोटल एसेट हमारे पास 500 है। 500 में से अगर 30% हमारे पास डेट है तो वो बनेगा 150। यहाँ पर 350 यूनिट्स 350,000 आ गया, उसको डिवाइड करेंगे 20 पे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 17.50। इसी तरह बाकी हम 40 को करेंगे, ठीक है जी, फिर 60 को करेंगे, 50 को करेंगे और लास्ट में फिर हम उसको 60 को करेंगे। तो उसी तरह कैलकुलेशन है, 60 अगर होंगे तो 500 का 60% लेंगे तो 300, यहाँ पर आ जाएगा 200। अब 200 को हम $20 पर शेयर पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास। तो ये था हमारे पास कंबाइन कि हमारे पास पता चला कि किस कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे और टोटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।